आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मासेस। टेबल 1.1 ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स शोज मैनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। इससे पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट किया था, उसमें एलिमेंट्स विद देयर मासेस लिखे हुए थे और वो सारे के सारे मासेस जो थे वो फ्रैक्शनल वैल्यूज में थे, मतलब पॉइंट में थे। Actually, the atomic masses depend upon the number of possible isotopes and their natural abundance. जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो असल में उसकी जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोप की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नियॉन, उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं और उनकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है, इसका मतलब ये है कि वो कुदरत में कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। कुछ आइसोटोप ज़रा ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े से कम होते हैं। तो अब डिफरेंट आइसोटोप्स जो कि एक ही एलिमेंट के लिए पाए जाते हैं, तो इन डिफरेंट का मास निकालना ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंटली मुश्किल हो गया। तो इसीलिए इन सब का कुल मिला के नेचुरल अबंडेंस के साथ जब हम एवरेज निकालते हैं तो उन मासेस को, उन एलिमेंट का कहा जाता है कि एवरेज एटॉमिक मासेस। फॉलोइंग सॉल्व्ड एग्जांपल विल थ्रो लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट। कुछ यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं जो इस एवरेज एटॉमिक मासेस को एक्सप्लेन करेगी और हमें यहाँ पे बताएगी कि किस तरह जो आइसोटोप्स होते हैं उनसे उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल 1 है उसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22 in a percentage of 90.92%, 0.26%, 8.82% respectively. Calculate the fractional atomic mass of neon. यहाँ पे fractional atomic mass का मतलब है average atomic mass of neon. अब यहाँ पे हमें नियॉन के 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं। एक नियॉन 20 है, एक 21 है, एक 22 है। 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं नियॉन के। इससे हमने नियॉन का क्या एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। एवरेज एटॉमिक मास के फाइंड करने का पर्पस असल में ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए हमारे पास एक कलेक्टिव मास आ जाए उस एलिमेंट के लिए। वैसे तो है एक ही एलिमेंट कुछ डिफरेंट आइसोटोप की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, उसमें से हर एक के मासेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन एवरेज ओवरऑल उस एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सोल्यूशन में है द ओवरऑल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन विच इज़ एन ऑर्डिनरी आइसोटोपिक मिक्सचर इज द एवरेज ऑफ द डिटर्मिन्ड एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप। अब अगर हम ओवरऑल एटॉमिक मास नियॉन का फाइंड आउट करें तो वो नियॉन मिक्सचर होगा अपने डिफरेंट आइसोटोप्स का, मतलब उसमें नियॉन 20 भी पाया जाएगा, 21 भी, 22 भी। तो इसी तरह जब ये आइसोटोपिक मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे कि जो तीनों आइसोटोप्स हैं इनके एटॉमिक मासेस को लेके इनके परसेंट अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे नियॉन 20 से 20 पिक किया हुआ है और इस नियॉन 20 का परसेंट अबंडेंस क्या है, 90.92%। इसी तरह नियॉन 21 से 21 पिक किया हुआ है और इसका परसेंट अबंडेंस है 0.26। इसी तरह नियॉन 22 का 22 पिक करके उसके परसेंट अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और इन सब को 100 पे डिवाइड किया है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आया है वो है 20.18। इट मीन्स कि जो एवरेज एटॉमिक मास एक नियॉन के लिए हम लिखते हैं या पढ़ते हैं वो है 20.18। Hence the average atomic mass of neon is 20.18 AMU. अब जो पीरियोडिक टेबल में नियॉन के लिए मास गिवन है वो है 20.18 AMU, यही इसका एवरेज एटॉमिक मास है। It is important to realize that no individual neon atom in a sample has a mass of 20.18 AMU. For most laboratory purposes, however, we consider the sample to consist of atom with this average mass. अच्छा, ये भी जानना ज़रूरी है
कि किसी सैंपल के अंदर किसी एक नियॉन एटम का मास 20.18 AMU नहीं होगा। मतलब एग्जैक्टली किसी वन एटम का मास मालूम करना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़्यादातर लेबॉर्ट्री पर्पसेस के लिए, जो लेबॉर्ट्री के मकासद होते हैं उनके लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक जो एटम है उसका एवरेज मास यही होगा। मतलब अगर लेट सपोज वो एक एटम नियॉन का है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, 20.18। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखते हैं कि ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड की फॉर्म में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक है एम्पेरिकल फार्मूला, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को, एटम को या कंपाउंड को लिखते हैं तो फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं। मोस्टली कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला लिखा जाता है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला, उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। जब किसी कंपाउंड को उसके सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो में लिखा जाता है तो वो फार्मूला कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल्स में नीचे ग्लूकोज के लिए मैंने लिखा हुआ है CH2O। ये क्या है, ग्लूकोज के लिए, जबकि ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला ये नहीं है, ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी तरह HSO2 किस चीज़ के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड का एक्चुअल फार्मूला ये नहीं है। जब उसकी फार्मूले को हम सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं तब वो क्या आता है, HSO2। इसी तरह दूसरी साइड पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, द एक्चुअल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो एक्चुअल फार्मूला होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि ग्लूकोज के लिए यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का जो ओरिजिनल एक्चुअल फार्मूला है, जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहा जाता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या जो एक्चुअल फार्मूला है वो है H2SO4। जबकि अगर इन्हीं दोनों फार्मूलों को सिंपलेस्ट कर दिया जाए, कार्बन की 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, इसको अगर मैं 6 के ऊपर डिवाइड करूँ, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 1:2:1। तो इस 1:2:1 को अगर मैं फार्मूले की शक्ल दूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी कि कार्बन 1 CH2O 1:2:1। तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ये है 2 को अगर डिवाइड किया जाए, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सल्फर तो वैसे भी एक ही है, तो ये आ जाएगा HSO2, मतलब 1:1:2। तो ये दोनों इसकी सिंपलेस्ट रेशो है, तो इस फार्मूले को कहा जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। जबकि ये एक्चुअल फार्मूले हैं कंपाउंड्स के, तो इनको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। पीछे स्लाइड में जो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, उसका बेसिक मकसद यही था कि हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको समझ सकें। Before we go into the details of empirical and molecular formulas of a compound, we should be interested to know the percentage of each element in a compound. कह रहे हैं कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को किसी भी कंपाउंड में समझने से पहले डिटेल में ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में कितने परसेंट में पाया जाता है। फॉर दिस पर्पज़ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड। किसी कंपाउंड के अंदर सबसे पहले क्या, एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको पहचाना जाता है कि आया कौन कौन से एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। जैसे वाटर है, या पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है या ग्लूकोज का जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट
मौजूद हैं, कौन कौन से प्रेजेंट है। तो हमने देखा उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट को मालूम करना, डिफरेंट एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर उसको पहचानना, उसके रेशो को जानना, ये इन सब को क्या कहा जाता है, इन सब को कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आफ्टर दैट द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस कि हम उसके अंदर एलिमेंट्स को पहचान सकें। फिर उसके बाद होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके अंदर उसकी रेशो को जान सकें कि कार्बन कितने अमाउंट में पाया जाता है, हाइड्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इन विच द मासेस ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड इज डिटर्मिन्ड। फिर उसमें से हम इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट का मास मालूम करते हैं। फ्रॉम दिस वी डिटर्मिन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट। इसी तरह इसका परसेंटेज भी मालूम किया जाता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। किसी एलिमेंट का कितनी परसेंटेज है किसी कंपाउंड के अंदर, इसको हम ऐसे मालूम करते हैं कि उसी एलिमेंट का हम मास पिक करते हैं, ओवरऑल कंपाउंड का मास पिक करते हैं, उस एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास के ऊपर डिवाइड करते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जब भी हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पूरे जो मेथड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इस एग्जांपल की मदद से हम जान सकते हैं कि एग्जांपल है 8.657 grams of a compound were decomposed into its elements and gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen, 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound under study. अच्छा, कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है जिसको डिकम्पोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है एलिमेंट्स में। कंपाउंड का जो मास था वो था 8.657 ग्राम्स। अब इंडिविजुअली उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं। कार्बन का है 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन का है 0.962 ग्राम्स और ऑक्सीजन का है 2.478 ग्राम्स। अब बता रहे हैं हमें यहाँ पे, कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें कि कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट की कितनी कितनी है। अब हम यहाँ पे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज उस एलिमेंट का निकालने के लिए हम मास को, उस एलिमेंट के मास को उसके कंपाउंड के मास के ऊपर डिवाइड करेंगे और फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ कार्बन गिवन है और कंपाउंड का भी मास गिवन है। कार्बन का मास कितना है 5.217 ग्राम और कंपाउंड का है 8.657 ग्राम्स और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 60.28% यहाँ पे कार्बन आ गया। इसी तरह हाइड्रोजन का मास पुट करके कंपाउंड के मास के ऊपर डिवाइड करके 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो इससे आंसर आया 11.11%। इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है उसको मालूम करने के लिए ऑक्सीजन के मास को पूरे कंपाउंड के मास के ऊपर डिवाइड किया और फिर इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आंसर जो आया वो है 8.62%। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि एक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं वो इतने इतने परसेंटेज में, जैसे कार्बन 60% तकरीबन प्रेजेंट है, इसके अलावा हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन 28%। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज मालूम कर ली इंडिविजुअल एलिमेंट्स की कि वो किसी कंपाउंड के अंदर कितने रेशो में या कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी कंपाउंड की ओवरऑल परसेंटेज 100 है ना, तो उस 100 में कितने कितने परसेंटेज में वो इंडिविजुअली एटम प्रेजेंट है। The above result tell us that 100 grams of given compound there is 60 grams of carbon। कि कोई एलिमेंट है जो कि 100 ग्राम में मौजूद है, उसमें
5% या 60 ग्राम कार्बन होगा, 11.11 ग्राम हाइड्रोजन होगा, इसी तरह 28.62 ग्राम ऑक्सीजन होगा। Percentage composition of a compound can also be determined theoretically if we know the formula mass of a compound. The following equation can be used for this purpose. परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड के लिए हम थियोरेटिकली ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि अगर हमें उसका फार्मूला मास पता हो। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट का मास जो कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो उसको डिवाइड करेंगे किस पे, फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इससे हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का जो मकसद था वो ये कि कंपाउंड को इंडिविजुअली उसके एलिमेंट की मासेस के तौर पर भी स्टडी किया जा सकता है। किसी कंपाउंड से हम उसके एलिमेंट के मासेस या परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं ईज़िली। ओके, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है कि एम्पेरिकल फार्मूला मालूम किया कैसे किया जाता है किसी कंपाउंड के लिए। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये सिंपलेस्ट फार्मूला है जो कि हमें एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट में मौजूद होते हैं उसके बारे में पता बताता है या उसके बारे में मालूमात देता है। इन एन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड AX/BY देयर इज X एटम ऑफ एन एलिमेंट A एंड Y एटम ऑफ एलिमेंट B। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिनोट किया हुआ है इन्होंने X और Y से, किस चीज़ को, एटम्स को, और A B इसमें क्या है, एलिमेंट्स। यहाँ पे X Y नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि आइदर वो जो एटम है वो 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हमें बहुत इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ CH2O, और ग्लूकोज का जो अपना फार्मूला है वो है C6H12O6। अब इसका जब हम एम्पेरिकल लिखते हैं तो वो CH2O। ये आया कैसे, जब हम इसी फार्मूले को इसके सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं, जैसे कि इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसको अगर हम 6 के ऊपर डिवाइड कर लूँ तो 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, और फिर 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा 1:2:1। अब 1:2:1 को अगर फार्मूले की शक्ल में लिखा जाए तो वो ऐसे बन जाएगा, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इस फार्मूले को कहा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह अगर बेंजीन को देखा जाए, बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6। अब इसका जो एम्पेरिकल बना है वो है CH। तो इसका मतलब ये है कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका होगा 6 1 ज़ार 6 6, तो मतलब 1:1 रेशो में दोनों पाए जाएंगे। तो 1:1 रेशो से इसका जो रिजल्ट है वो ये निकलेगा कि कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। Empirical formula of a compound can be calculated following the steps mentioned below। कुछ steps यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम empirical formula को easily calculate कर सकते हैं। नंबर 1 है determination of percentage composition। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो कंपाउंड आप देख रहे हैं उसके अंदर इंडिविजुअली एलिमेंट कितने परसेंट में मौजूद हैं। Finding the number of gram atom of each element, for this purpose divide the mass of each element by its atomic mass। ये जो सेकंड पॉइंट है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि सबसे जो पहले अगर हमने उसकी परसेंटेज को डिटर्मिन करना है तो ग्राम एटम के बारे में जानना ज़रूरी है कि उस एलिमेंट का ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम कितने हैं। इसके लिए उस एलिमेंट के मास को हम उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जो पॉइंट 3 है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अगर एलिमेंट के एटॉमिक रेशियो को ये मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स उस एलिमेंट के लिए जो गिवन है उसके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इफ़ द
एटॉमिक रेशो इज सिंपल होल नंबर, अगर वो जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर है, इट गिव्स द एम्पेरिकल फार्मूला, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशो। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू जो हमारे पास आती है वो पॉइंट में होती है, तो उसको क्या होल नंबर में, जैसे 1 2 3 इस तरह नंबर्स मिलाने के लिए उसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ, मोस्टली हम 2 या 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो उससे हमारे पास होल नंबर रेशो में वो एटॉमिक जो मास होगा या उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो ईजिली आ जाएगा। अब इन चारों की चारों पॉइंट को हम नीचे एक एग्जांपल गिवन है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो इसकी ईजिली हमें समझ भी क्लियरली आ जाएगी डिजिट की फॉर्म में। जब हम इसको फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसकी ईजिली अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है या जिसका दूसरा नाम विटामिन सी भी है, कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली पाए जाते हैं। तो अब इसका हमने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। किस चीज़ का, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब सोल्यूशन में है, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स वी बिलीव दैट इन 100 ग्राम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड देयर आर 40.92 ग्राम ऑफ कार्बन, 4.58 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 54.5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, ये हमारे पास गिवन डाटा है कि अगर हम बिलीव कर ले कि 100% एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हमें दिया हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, 40.92 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, 4.58 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 54.5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब ये जो हमारे पास गिवन है मासेस, जैसे यहाँ पे कार्बन के लिए अलग गिवन है, हाइड्रोजन के लिए अलग गिवन है और ऑक्सीजन के लिए अलग गिवन है। इन सब मासेस को हम क्या करेंगे, किस चीज़ के ऊपर, एटॉमिक मासेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएगा। एटॉमिक मासेस किस चीज़ के, वो जो एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं जिसका हमने क्या मालूम करना है, जिसका हमने ग्राम एटम मालूम करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स उसके मालूम करने हैं, उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे। लेट सपोज यहाँ नीचे आते हैं कि तीनों सॉल्व हुए हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम ऊपर मास देखें तो क्या है, हाइड्रोजन का है 4.58 ग्राम्स। तो ये देखिए आप, मास ऊपर पुट किया हुआ है 4.58 ग्राम्स, जबकि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1.008 ग्राम पर मोल। तो अगर हम 4.58 को 1.008 ग्राम पर मोल के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 4.54 ग्राम्स एटम। इसी तरह ऑक्सीजन का जो गिवन मास है उसको हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो कि पीरियोडिक टेबल में गिवन है उसके ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे आ जाएगा 3.406 ग्राम एटम। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर हम कार्बन के लिए मालूम करना चाह रहे हो तो 40.92 ग्राम्स जो कि स्टेटमेंट में गिवन है ये कार्बन के लिए, उसको हम कार्बन के एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास आंसर आएगा 3.41 ग्राम एटम्स। अब ये तीनों की तीनों ग्राम एटम हमारे पास आ गए, 4.54, 3.406, 3.41। ये क्या है, हाइड्रोजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, ये कार्बन के लिए। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट है 3.406। अब इन सब आंसर्स को, मतलब जो हमारे पास यहाँ ऑब्टेन हुए हैं, जो हमारे पास निकल आए हैं, इन सब को हम किस चीज़ पे, स्मॉलेस्ट के ऊपर डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था। तो स्मॉलेस्ट के ऊपर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इसके आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह है। नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है, नीचे आते हैं, एटॉमिक रेशो इज ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द ग्राम एटम्स विद 3.406 विच इज स्मॉलेस्ट नंबर। अब कार्बन के लिए इन्होंने कार्बन का लिखा हुआ है, इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए अपना अपना, और इन सबको स्मॉलेस्ट ग्राम एटम के ऊपर 3.41, 4.54 और 3.406 इसको स्मॉलेस्ट के ऊपर डिवाइड करके हमारे पास जो रेशो आ रही है वो है
1:1.33:1। अब इस रेशो में जो एक वैल्यू है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। इस फ्रैक्शन को यहाँ ख़त्म करने के लिए टू कन्वर्ट दैम इनटू होल नंबर्स मल्टीप्लाई विथ 3। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो में आ जाएगा 3 1s are 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 1s are 3, और जब 1.33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उससे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो होल रेशो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो है 3:4:3। The whole number ratio gives us the subscript for the empirical formula of ascorbic acid। अब ये जो हमारे पास रेशो आई है ये हमें सबस्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ये हमें हिंट देता है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का लिखा जाता है वो किस शक्ल में लिखा जाता है। तो ये 3 कार्बन के लिए है, ये 4 हाइड्रोजन के लिए और ये 3 ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला की शक्ल में तो कार्बन 3 आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 आ जाएगा और ऑक्सीजन 3 जो यहाँ पे गिवन भी है। ये क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या सिंपली जिसको हम कहते हैं विटामिन सी। ओके, ऊपर हमने कुछ रूल्स पढ़े, कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हमने एम्पेरिकल फार्मूले को मालूम किया किसी भी कंपाउंड के लिए। यहाँ पे है एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन प्रोसेस ऑफ बर्निंग जो होता है उसके एनालिसिस से भी एम्पेरिकल फार्मूला मालूम किया जा सकता है। अब इस मेथड में कैसे मालूम करेंगे, लेट्स सी। Those organic compounds which simply consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion। ये हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको कंबस्शन के प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। अब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद है उसको कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए हम ट्रीट कर सकते हैं। द सोल प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबस्शन में जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। दीज टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर सेपरेटली कलेक्टेड। कंबस्शन के दौरान इन दोनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे लेट्स सी कंबस्शन एनालिसिस है। कंबस्शन एनालिसिस उसका पूरा तरीका दिया हुआ है, उसका जो मेथड है उसको हम रीड करते हैं। अ वेटेड सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है उसको हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पिक करेंगे, उसके सैंपल को हम कंबस्शन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक डायग्राम है फिगर 1.4 जिसमें ये पूरा कंबस्शन एनालिसिस हो रहा है। अब यहाँ पे इस ओपनिंग के ज़रिए हम उस ट्यूब को अंदर इंसर्ट कर देंगे जिसके अंदर क्या है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके हमने एम्पेरिकल फार्मूला को मालूम करना है। द कंबस्शन ट्यूब इज़ फिटेड इन फर्नेस। इस फर्नेस के अंदर कंबस्शन ट्यूब को फिट कर दिया है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। अब यहाँ से ऑक्सीजन को सप्लाई, इस जो फर्नेस है इसमें ऑक्सीजन को सप्लाई, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में बर्निंग होती है, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा बर्निंग के लिए। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू H2 एंड कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO2। यहाँ पे जो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होगा ना वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, और जो कार्बन होगा वो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे ये जो इससे आगे दो चैम्बर्स दिए हुए हैं, एक यहाँ पे H2O एब्जॉर्बर है, जितना भी यहाँ से H2O प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस चैम्बर में मेनली MgClO4 ये प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे CO2 एब्जॉर्बर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% पाया जाता है जो कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो MgClO4 है ये किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को। तो इन दो चैम्बर्स के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड, ये तो रीड कर लिए, दीज गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड इन MgClO4 एंड 50% KOH रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले वाले में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड।
Figure 1.4, the difference in the masses of these absorber gives the amount of H2O and CO2 produced. अब इन दोनों के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हुई है उनके मासेस तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तो मासेस जो अमाउंट वाटर की एब्जॉर्ब हुई और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्ब हुई वो हमारे पास आ जाएगी. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटर्मिन्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दो कौन सी, हाइड्रोजन और कार्बन की. तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है और वाटर में जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू गिवन है, और डिफरेंस के मेथड से हम किस चीज़ की, ऑक्सीजन की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे. फॉलोइंग फार्मूला आर यूज टू गेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली. इन कंबशन एनालिसिस के लिए उन्होंने कुछ फार्मूले लिखे हैं. उस फार्मूले के थ्रू क्या हो जाएगा, उस फार्मूले के थ्रू अलग अलग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम हो जाएगी. फार्मूले कुछ इस तरह है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास लेंगे और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास के ऊपर, यहाँ पे हमने कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ट्यूब के अंदर डाला था उसका मास हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा, और यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है उसका मास भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के ऊपर, 12 क्या है, एटॉमिक नंबर है, मास है, और डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए. इसी तरह हाइड्रोजन का अगर हम वाटर लें, मास ऑफ वाटर ले और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास के ऊपर उसको डिवाइड कर दे, और 2.016 जो हाइड्रोजन का क्या है, कलेक्टिव H2 है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 18 वाटर का. अब यहाँ पे जो 12 दिया हुआ है वो इंडिविजुअली क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है, और जो 44 दिया हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मास है. कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दो दफ़ा हो जाए तो 44 आ जाता है. इसी तरह वाटर का जो हाइड्रोजन है H2 है ना, वैसे तो हाइड्रोजन एक, मतलब उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 को प्लस किया हुआ है तो 2.016 इसका मास आ गया, और कलेक्टिवली वाटर का कितना है, 18 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि कंबशन एनालिसिस के अंदर कार्बन कितना प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ. अब दोनों की रेशियो जब हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी तो ये जो लास्ट में एक फार्मूला गिवन है इससे हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट हो जाएगा. तो तीनों के अमाउंट या रेशियो या परसेंटेज हमारे पास इजीली ऑब्टेन हो जाएगी. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डिफरेंस. ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ से जो दोनों से आंसर आ जाएंगे इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और 100 से उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा. कंबस्शन एनालिसिस में यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, उस के थ्रू हम एम्पेरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं. अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस. 0.5439 grams of compound gives 1.039 grams of carbon dioxide, 0.6369 grams of water. Determine the empirical formula of compound. अच्छा, कंपाउंड का मास कितना था, 0.5439, जिसमें से इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और 0.6369 कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ. ये सारा गिवन डेटा यहाँ पे मेंशन है. अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, एक टेबल की शक्ल में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कार्बन की परसेंटेज को फाइंड किया है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की. ऊपर जो फॉर्मूला गिवन था जिसमें हमने मास को उसके जो कंपाउंड के इंडिविजुअली जो एलिमेंट का मास गिवन है उसको कंपाउंड के मास के ऊपर डिवाइड किया था, और 12 डिवाइडेड बाय 44 ये कार्बन के लिए गिवन वैल्यूज़ थी, और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया. तो कलेक्टिवली इस सारी कैलकुलेशन से हमारे पास आ गया 52.108. इसके अलावा हाइड्रोजन की कलेक्टिव कैलकुलेशन ये क्या था, ये मास जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है हाइड्रोजन के लिए, और ये क्या है, ये होल कंपाउंड के लिए, तो इससे 13.11 आ गया. अब दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसकी जो वैल्यूज़ आई परसेंटेज में, अब यहाँ पे 100 से माइनस पहले क्या करेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर की वैल्यूज़ को प्लस करके इसको 100 से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो आ जाएगा. अब इसको ग्राम एटम में कैसे लिखेंगे कि इसको 12 के ऊपर
इसको 1.008 के ऊपर इसको। अच्छा यहाँ 12 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का हमने मालूम करना है, तो कार्बन का पीरियोडिक टेबल में जो मास है वो क्या है 12। तो यहाँ से 52.108 को 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 4.34 आ जाएगा। इसी तरह 13 जो यहाँ से आंसर आया है, इसको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है वो 1.008 है, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 13.01 आ जाएगा। ऑक्सीजन इसी तरह 34.77 जो यहाँ से आंसर आया है उसको 16 के ऊपर डिवाइड कर देंगे जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो 2.17 आ जाएगा। अब तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2.17। इन अमंग दीज थ्री विच वन इज स्मॉलेस्ट? 2.17। अब तीनों को एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए तीनों को इस सिंपलेस्ट जो स्मॉलर नंबर होगा उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब ये 4.34 को भी 2.17 के ऊपर, 13.01 को भी 2.17 के ऊपर और 2.17 को भी 2.17 के ऊपर, तो रेशो क्या आ जाएगी? 2:6:1। तो 2 कार्बन के लिए, 6 हाइड्रोजन के लिए और 1 ऑक्सीजन के लिए। तो इससे हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला आया वो C2H6O। ये क्या आ गया? ये जो स्टेटमेंट में हमारे पास डाटा गिवन था उस कंपाउंड के लिए जिसको हमने कंबस्शन ट्यूब के अंदर डाला था, उसका एम्पेरिकल फार्मूला है C2H6O। तो ये यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद है। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल।